नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। चिलचिलाती गर्मियों का मौसम आते ही लोगों की निगाहें आसमान की ओर लग जाती हैं कि काश इस नीले आसमान पर कुछ बादल छा जाएं, सूरज की तपिश से राहत दिलाएं और तपती धरती पर बारिश की बूंदें बरसा जाएं। तपती गर्मियों में बरसने वाले बादल किसी मुराद के पूरा हो जाने जैसे होते हैं, लेकिन कई कई साल गर्मियों में ये इंतजार लंबा हो जाता है, इतना लंबा कि पानी की किल्लत काफी बढ़ जाती है। मई जून के महीने देश के एक बड़े इलाके में आमतौर पर पानी की इसी किल्लत के रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार बादल कुछ जल्दी ही मेहरबान हो चले हैं। इस बार मॉनसूनी हवाओं के रथ पर सवार बादलों का काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार भारत के दक्षिणी छोर पर केरल तक मॉनसून 9 से 10 दिन पहले ही पहुंच गया। सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 1 जून को केरल के तट को पार करता है, लेकिन इस बार 23 मई को ही केरल में मॉनसून की झमाझम बारिश शुरू हो गई और ये तस्वीरें बता रही कि केरल में इन दिनों बादल कितना जमकर बरस रहे हैं। जबकि पिछले साल 30 मई और 2023 में 8 जून को मॉनसून केरल पहुंचा था। 2009 के बाद से पहली बार मॉनसून इतनी जल्दी केरल तट पहुंचा है, केरल तट को उसने पार किया है। 1975 से अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 1990 में मॉनसून सबसे जल्दी 19 मई को केरल पहुंचा था और इस बार 23 मई को पहुंचा है। और सिर्फ केरल ही नहीं, 23 मई को ही मॉनसून दक्षिण प्रायद्वीप यानी जो सदर्न पेनिनसुला है, इसके तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक जो हैं, इनके बड़े इलाके को सराबोर कर चुका था। और अब आपको दिखाते हैं मौसम विभाग का वो नक्शा जिसे मॉनसून ट्रैकर कहते हैं और जो बताता है कि मॉनसून आमतौर पर देश के किन इलाकों में कब पहुंचता है और इस बार मॉनसून आगे कैसे बढ़ रहा है। लाल लाइन अगर आप देखेंगे तो इससे पता लग रहा है कि मॉनसून को सामान्यतया किस इलाके में कब पहुंच जाना चाहिए, और जो नीली लाइनें हैं वो ये बता रही हैं कि मॉनसून इस बार कहां पहुंच चुका है। ये लाल लाइनें जो है पुराने अनुभवों के और पुराने आंकड़ों के आधार पर तय हैं कि इतनी तारीख को ये जो है मॉनसून यहाँ पहुँचना चाहिए, और नीली जो लाइनें आप देख रहे हैं ये बता रही हैं कि इस बार मॉनसून कहाँ पहुँच चुका है। तो इसी नीली लाइन को आप देखेंगे सबसे ऊपर 26 मई, ये जो नीली लाइन है ये आज की लाइन है, यानी आज तक मॉनसून यहाँ पहुँच चुका है। जबकि आमतौर पर यहाँ इस समय तक जो है वो मॉनसून केरल तट को भी पार नहीं करता। 1 जून को केरल तट को पार करता है, लेकिन केरल तट को मॉनसून ने 23 मई को ही पार कर लिया। उसी दिन मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में भी पहुंची और वहां भी बरस गई। सामान्य तारीख से करीब 12 दिन पहले तो पूरे उत्तर पूर्व से लेकर के और नीचे केरल तक मानसून की बारिश इस वक्त हो रही है। इसी को एक और दूसरी तस्वीर से देखें, जो उपग्रह से ली हुई तस्वीर है। केरल और उत्तर पूर्व में मानसून के एक ही दिन पहुंचने का ये लगातार दूसरा साल है। 2 ही दिन में मानसून आप देखिए, उत्तर भारत, ये यहाँ पर दक्षिण भारत में जो है एक बड़े इलाके में जहाँ बादल देख रहे हैं वहाँ पहुँच चुका है, और उत्तर पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पहुँच चुका है। तो मानसून की भारी बारिश यहाँ पर इन इलाकों में हो रही है, और कई इलाके ऐसे भी हैं जिनमें रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जहाँ तेज़ बारिश हो सकती है अगले कुछ दिनों में। तो ये जो मैप हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से मानसून की रफ्तार तेज़ बनी हुई है। बड़ी तेज़ी से मानसून भाग रहा है, इतनी तेज़ी से कि केरल पहुंचने के अगले ही दिन मानसून महाराष्ट्र भी पहुंच गया, और आज मुंबई में भी मानसून की बारिश जमकर हो रही है। ऐसा करीब 5 दशक बाद देखा गया। 1971 में ऐसा हुआ था जब मानसून एक ही साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र पहुंच गया और भारी बारिश हुई। अब मानसून की कुछ तस्वीरें मुंबई की दिखाते हैं, वहाँ क्या हाल हो जाता है। बीएमसी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल किस तरह से खुल जाती है। दादर का हिंद माता इलाका हमेशा सबसे पहले तस्वीरों में आता है। इस बार भी वो पानी में डूब गया। पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ कितनी ख़राब है इसी से पता चल गया। वैसे भी ये लो लाइंग एरिया है, निचला इलाका है। पानी की निकासी होगी कैसे जब नाले तमाम बंद पड़े हों, नदी और नहरों के रास्ते बंद पड़े हों। ये पूरे देश का हाल है। कुछ और तस्वीरें मुंबई की दिखाते हैं। मुंबई में चाहे बांद्रा वेस्ट हो या भायखला या मलाड वेस्ट, हर जगह बारिश से सड़कें पानी में डूब गई। गाड़ियां पानी में रेंगने लगीं, कई जगह लंबा जाम लग गया। अधिकतर जगह सीवर जाम थे, गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। पानी बैक मारता और गंदा पानी लोगों के घर वापस आता है। मुंबई मेट्रो पर भी भारी बारिश का असर दिखा। वर्ली में एक यात्री ने एक वीडियो बनाया कि जब मेट्रो रुकी तो यात्री उतर ही नहीं पाए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर पानी भर चुका था। मेट्रो की सीढ़ियों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई झरना बह रहा हो।
मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी पटरियों पर पानी भर गया। सैंड हार्स रोड और भायकला के बीच पानी भरने से मध्य रेल पूरी तरह ठप हो गई। बारिश की वजह से अप और डाउन की लोकल सेवाएं भी बंद करनी पड़ी कुछ देर के लिए। परेल इलाके में मुंबई के बड़े केईएम अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर भी पानी में डूब गया। गंदा पानी अंदर भर गया। ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। गंदे पानी से बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा यहाँ हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि अगर ज़रूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें। मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई की बात करें तो नवी मुंबई में भी बारिश से जगह जगह पानी भर गया। यानी ये वो इलाका है जो बहुत पुराना नहीं बसा है, लेकिन वहाँ भी बारिश के समय पानी के निकासी के जो इंतज़ाम हैं वो ठीक से नहीं हुए हैं। ये तस्वीरें यही बता रही हैं। मौसम विभाग ने कम से कम 2 जून तक मानसून के इतने सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है। तब तक भारत के एक बड़े हिस्से में मानसून पहुंच चुका होगा जिस रफ्तार से वो इस वक्त चल रहा है। इसके बाद मानसून के कुछ हल्का पड़ने की संभावना है जून में, लेकिन मानसून उसके बाद फिर तेजी पकड़ेगा। और ये आमतौर पर देखा जाता है कई बार कि मानसून बीच में कमज़ोर भी पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर इस बार मानसून के सामान्य से बेहतर होने का पूर्वानुमान है। और अब बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून, इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं क्योंकि दक्षिण पश्चिम से ये मानसूनी हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ये भारत के लिए आखिर इतना खास क्यों है? इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो यह है कि जून से सितंबर तक की ये मानसूनी बारिश देश में सालाना बारिश के 70% बारिश के लिए जिम्मेदार है। यानी अधिकतर बारिश इन्हीं 4 महीनों में हो जाती है देश में। यानी देश की जो पानी की ज़रूरतें हैं वो सबसे ज़्यादा इसी बारिश के भरोसे पूरी होती हैं। भारत में खेती की 60% ज़मीन सिंचाई के लिए मानसून के ही भरोसे है। तो मानसून के जो बादल हैं यही सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया है देश में। धान, मक्का, बाजरा, रागी, अरहर जैसी जो खरीफ की तमाम फसलें हैं वो इस दक्षिण पश्चिम मानसून के भरोसे ही रहती हैं। खरीफ की जो फसलें हैं जो इस दौरान होती हैं अगले 4-5 महीने में, वो देश में खाद्यान्न उत्पादन के 55% के बराबर है। यानी मानसून पर इतनी आश्रित भी हैं और अधिकतम जो खाद्यान्न है वो इसी दौर में होता है। इसके बाद जब मानसून वापस लौटता है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, वो रबी की फसलों जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, इन सब के लिए काफ़ी अहम है। मानसून से ज़मीन की नमी इन फसलों के लिए काफ़ी अहम साबित होती है। सीधे सीधे कहें तो मानसून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि वो कृषि की व्यवस्था की रीढ़ है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 15% है और देश की 42% आबादी खेती पर निर्भर है। इतने लोग खेती से आजीविका कमाते हैं। अच्छा मानसून इस बड़ी आबादी की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मानसून अच्छा होगा तो अनाज के भंडार भी भरे रहेंगे और भंडार भरे रहेंगे तो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर भी कम रहेगी। उनकी किल्लत नहीं होगी तो महंगाई भी ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। आम आदमी की जेब पर वो भारी नहीं पड़ेगा। अच्छा मानसून देश में पीने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की भी गारंटी है। मानसून के दिनों में अच्छी बारिश होती है तो जो देश के तमाम जलाशय हैं, जो हमारे बांध हैं, उनके पीछे जो पानी है वो भी काफ़ी भर जाते हैं। जलाशय पानी से लबालब हो जाते हैं और ये फिर अगले कई महीनों तक, सर्दियों तक काम आते हैं। इससे पीने के पानी की जो उपलब्धता है वो सर्दियों के महीनों में बनी रहती है। सिंचाई के लिए पानी तब मिलता है जब बारिश नहीं होती। साथ ही सर्दियों में रबी की फसलों की जो सिंचाई है उसका लिए पानी इससे मिलता है, जैसा हमने बताया। अच्छे मानसून से भूमिगत जल भी रिचार्ज होता है। जो अंडरग्राउंड वाटर है साल भर ये काम आता है। हालांकि ये अलग बात है कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब बहुत कम की है, हमें जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं है। और देश में जो तालाब हैं और तमाम जोहड़ हैं उन सबको हमने कई जगहों पर पाट दिया है, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट बिछा दिया है। इसलिए पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता और फिर वो पानी हमारे शहरों में घुसता है, हमारी सड़कों पर बहता है और हम परेशान होते हैं। तो अगर हम उस सब का ध्यान रखें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होगा, भूमिगत जल भी रिचार्ज होगा, वाटर टेबल उठेगा जो हमारे बाद में बहुत काम आएगा। मानसून की बारिश जल्दी होने से किसान अपनी फसलों को उगाने की तैयारी भी उसी हिसाब से पहले करने लगते हैं। इस बार फसलों की बुआई हफ्ता 10 दिन पहले ही शुरू हो सकेगी क्योंकि पानी जो है वो जल्दी बरस रहा है, तो खेत में जो पानी चाहिए वो भी मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि फसल जल्दी पकेगी भी तो कटेगी भी जल्दी ही। और जल्दी बुआई जब होती है तो किसानों को बीज और खाद की भी जल्दी ज़रूरत पड़ती है।
ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती होती है कि वो किसानों को ये सब चीज़ें जल्दी मुहैया कराए। वैसे भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था को मानसून ने हमेशा प्रभावित किया है और वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। अब एक सवाल यह है कि मानसून भारत की ओर क्यों बढ़ता है, हर बार ये मानसून हमारी तरफ क्यों आता है? तो इसका सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गर्मियों के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो आसपास के महासागरों के मुकाबले ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप देखेंगे अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो गर्मियों में क्या होता है कि जो लैंड मास है वो ज़्यादा गर्म होता है पानी के मुकाबले। इससे यहाँ पर जो है ऊपर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ निम्न दबाव का, लो प्रेशर का एरिया बनता है। लो प्रेशर का एरिया जो है वो आसपास की जो हवाएं हैं उनको खींचता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जितनी भी हवाएं हैं वो इस तरफ खींची चली आएंगी, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर का एरिया है। लो प्रेशर होने की वजह से मानसून की जो हवाएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं और इस वजह से मानसून का जो है वो दिशा ऐसी रहती है। आप ऐसे देखेंगे मानसून ऐसे आता है और इस तरह से फिर मुड़ता है और फिर वापसी में मानसून फिर इसी तरह से वापस जाता है। तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और वहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है उसकी वजह से मानसून की हवाएं इस ओर चलती हैं। अब ये जो दबाव है वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को खींचता है जो समुद्र से आती हैं और इस तरह मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और बारिश की तरह बरसती हैं। मानसून की जब भी बात होती है तो अल नीनो वेदर पैटर्न जो है इसकी भी हमेशा बात होती है। अल नीनो के तहत प्रशांत महासागर में पेरू के करीब जो है समुद्र की जो सतह है उसका पानी है वो गर्म होता है और उससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है अक्सर। लेकिन इस बार अल नीनो जो है वो न्यूट्रल है और ये होना अच्छे मानसून का संकेत है। बात करें एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की, तो नेचुरली एल नीनो जब आता है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एल नीनो हमारे मानसून को नेगेटिवली प्रभावित करता है, यानी कि मानसून में कमी आ जाती है। मगर ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे भी साल देखे गए हैं जब एल नीनो है और आपका मानसून खराब है, और ऐसे भी साल हुए हैं जब एल नीनो है मगर मानसून फिर भी ठीक ठाक है। तो बेसिकली ये इट्स एनॉमलस जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट पेरू के आसपास का जो कोस्टल इलाका है वहाँ जब अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है उसके चलते वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस बार जो है हमारे पास एनसो न्यूट्रल कंडीशन है, यानी कि ना तो एल नीनो है ना ही सदर्न ऑसिलेशन है। और जब ला नीना कंडीशंस होती हैं तो हमारा मानसून बेहतर हो जाता है, मगर इस बार जो है ना तो एल नीनो कंडीशन है ना सदर्न ऑसिलेशन, यानी कि एनसो न्यूट्रल कंडीशंस हैं। तो फिलहाल जो है ये मान के चलें। और मगर एक चीज़ और बड़ी अच्छी है इस बार की, इस बार विंटर सीजन में स्नोफॉल कम हुआ है। तो जब स्नोफॉल कम होता है विंटर सीजन में जनवरी फरवरी में, तो उस साल ऐसा देखा गया है कि हमारा मानसून अच्छा होता है। तो आशा करते हैं इस बार हमारा मानसून अच्छा होगा। मानसून के जल्दी आने की एक और वजह बताई जा रही है, वो है सोमाली जेट। ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती हैं। ये सोमाली जो जेट स्ट्रीम है ये मई 2025 में काफ़ी तेज़ हुई। इससे नमी भरी हवाएं जो हैं वो अरब सागर होते हुए, आप देख सकते हैं ये सोमाली जेट स्ट्रीम है, अरब सागर से होते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक, यानी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंची। माना जा रहा है कि सोमाली जेट स्ट्रीम के तेज़ होने के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग यानी मानवीय कारण जो है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जो हैं वो भी रहे हैं। सोमाली जेट स्ट्रीम जो है आपका लो लेवल जेट स्ट्रीम कहते हैं इसे, क्योंकि ये करीब करीब समुद्री सतह से लेकर 1.5 किलोमीटर के ऊपर होता है। और ये जो जेट स्ट्रीम है मेडागास्कर के आसपास से तक स्टार्ट होता है और उसके बाद ये इक्वेटर को पार करता हुआ सोमाली कोस्ट को टच करता हुआ हमारे इंडिया की वेस्ट कोस्ट को प्रभावित करता है। और चूंकि ये क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मॉइस्चर लेके आता है, और नेचुरली वर्षा होने के लिए नमी का होना बड़ा ज़रूरी है। नमी होगी और वो हमारी तरफ आएगी, खासकर वेस्ट कोस्ट की तरफ, और वहाँ पे आपकी ओरोग्राफी है जिस तरह से वेस्टर्न घाट हैं, तो उसके चलते जो है रेनफॉल जो है बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि जब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि 40 to 60 नॉट्स विंड्स होंगी 850 हेक्टापास्कल पे, यानी 1.5 किलोमीटर के ऊपर, जितना ये सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग विंड्स होंगी उतना ज़्यादा क्रॉस इक्वेटर फ्लो होगा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मॉइस्चर आएगा।
एक और वजह बताई गई है मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेज, और ये भी मानसून के लिहाज से काफ़ी अनुकूल रहा है। हमने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा से भी पूछा कि ये क्या होता है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक तरह का ग्लोबल जो है वेदर डिस्टर्बेंस है, जो कि ईस्टवर्ड मूव करता है और पूरे ग्लोब के वेदर को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ ट्रॉपिकल वेदर को भी प्रभावित करता है और हमारे मानसून को भी प्रभावित करता है। चाहे वो मानसून ऑनसेट की बात करें या ब्रेक मानसून कंडीशंस है, इन सब में जो है मैडन जूलियन ऑसिलेशन का एक बहुत अहम रोल है। और जैसा कि मैंने कहा, ये ईस्टवर्ड मूविंग वेदर डिस्टर्बेंस है और इसके दो फेजेस रहते हैं। एक होता है कन्वेक्शन फेज, जिसमें कि यानी कि हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और नेचुरली आपको वर्षा होनी है तो उसके लिए मॉइस्चर का ऊपर जाना बड़ा ज़रूरी है। जब मॉइस्चर ऊपर जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेन होती है। और दूसरा फेज होता है इसका सप्रेशन फेज, यानी कि जिसमें वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। तो जब जब इसका फेज पॉजिटिव रहता है हमारा, इसके 1 से 8 तक फेज बनाए गए, तो जो पॉजिटिव इसके जो फेज रहते हैं, फेवरेबल फेज रहते हैं, जिसमें कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, जब वो हमारे कंट्री के ऊपर होता है तो उस समय हमारा रेनफॉल एनहांस हो जाता है। और जैसे ये ईस्ट से जो है वेस्ट की ओर मूव कर जाता है तो ये हमारे ऊपर जो है सप्रेशन फेज आ जाता है और उस समय हमारा रेनफॉल में कमी आ जाती है। तो इस समय जो है मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी फेवरेबल है। कई जानकारों के मुताबिक कुछ वजह ऐसी भी हैं जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ता है तो वातावरण में मॉइस्चर यानी नमी भी बढ़ती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से वातावरण में नमी 6 से 8% बढ़ जाती है। 2025 में अब तक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा नमी वातावरण में पहुंची, जिससे बादल जल्दी बने। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एक और वजह बताई जा रही है, वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार यूरेशिया और हिमालय में बर्फ कम पड़ी, जल्दी पिघल गई। इसी साल जनवरी से मार्च के बीच स्नो एक्सटेंट यानी बर्फ का जो विस्तार है 1990 से 2020 के औसत से 15% कम रहा। हिमालय पर जमी बर्फ सूरज की धूप को रिफ्लेक्ट करती है यानी परावर्तित करती है, यानी गर्मी जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अगर बर्फ कम होगी तो ये रिफ्लेक्टिविटी भी कम होगी और धूप से सतह का तापमान बढ़ेगा। ये बढ़ी हुई गर्मी भी इस बार मानसून के जल्दी आने की वजह बताई जा रही है। कुल मिलाकर मानसून पर ग्लोबल वार्मिंग का भी असर दिख रहा है। कई बार ये अनुकूल हो सकता है और कई बार विपरीत भी। इस बार उम्मीद है कि मानसून भारत के काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, जो देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बेहतर बात है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।